आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो वॉल्यूम को v -v/10 करेंगे इधर, v/10 नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्चुअल वॉल्यूम में से वॉल्यूम 10 का वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं। तो सॉल्व करो तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। बच्चे ये आपने हमसे कहाँ से देखा है? तो सर किड्स में किड्स है। पे था। तो किड्स में इसका सोल्यूशन नहीं है? हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आई। क्या लिखा था वहाँ पे? सर अगर पता होता तो समझ भी आ जाती, मुझे याद ही नहीं है वहाँ पे लिखा ही है। तो आपने कहा क्या मुझे समझाया, मुझे बताएं उधर लिखा क्या था, मैं उससे सर फिर आप। नहीं याद मुझे, जब मुझे समझ ही नहीं आई तो मुझे याद कहाँ से रहना था फिर वो। मैंने ये स्टेटमेंट अलग की हुई है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर बता दो, हम बता देते हैं आपको। मुझे क्वेश्चन नंबर भी नहीं ना याद, मैंने स्टेटमेंट अलग की हुई थी सर क्वेश्चन की जो डिस्कस। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, उन्होंने हमें कहा कि अगर हम वॉल्यूम ना 10% डिक्रीज कर देते हैं तो हम इधर वॉल्यूम डायरेक्ट v/10 नहीं कर देंगे कि हम डायरेक्ट वॉल्यूम का, हम जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना उसमें से माइनस करेंगे v - v/10, फिर हम एक उसका मिनट एलसीएम ठहरें, लेंगे तो फिर एक मिनट ठहरें। ये सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जो स्टेटमेंट थी कि अगर जो वॉल्यूम है वो 10% डिक्रीज हो जाए तो प्रेशर में क्या चेंज आएगी, यही एमसीक्यू है ना? जी सर। अच्छा जी, इसका आंसर मेरा ख्याल है, इसका आंसर 11% तो नहीं है? जैसे 11 जी सर 11 पॉइंट समथिंग था मेरा ख्याल है। 11% है। ये होना है P1 इक्वल टू P2 से होना है। ऐसा एंड पे वो जो चेंज इन प्रेशर ओवर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं उस फार्मूले से ना। ये असल में ना परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला होता है ना, कोई भी आप परसेंटेज चेंज फाइंड करना चाहते हैं, आप परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, वो हमेशा उस वैल्यू में या क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। सर नहीं समझ आया मुझे, आप प्लीज सॉल्व कर। मैं पहले खुद तो सॉल्व कर लूं है क्या। इसकी स्टेटमेंट बोल दें जरा। सर ये मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं आपको सेंड कर दूं। चलिए आप भी सेंड कर दें, मैं खुद भी देखता हूं ना, मैं देख लूं मैं कितना खिलाई हूं। If volume decreases by 10% during isothermal process, then its pressure will. वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 10%, देन प्रेशर विल, यही है। Yes sir. अच्छा जी, मैं अगर अपनी बुक खोलूं तो नोट्स में देखूं, उसमें एक मिनट, कल जो मैंने एमसीक्यू दिए थे वो हो गए थे सॉल्व सबसे? यस सर। सर कल वालों के आंसर बता दें। मैं आंसर बता देता हूँ, एक मिनट। आज बच्चों मैंने सोचा था कि आज हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, तो आज ना फर्स्ट ईयर को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल एक डिस्कशन लेक्चर है वो रखते हैं, उसमें कोई पॉइंट्स हैं या कोई वैसे कोई जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आज का लेक्चर है। कल इसके डिस्कशन करके परसों से हम सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। क्या ख्याल है, ठीक है? Yes sir. यस सर। तो अब अगर ये वाला एमसीक्यू सॉल्व हो जाए तो फिर आगे चलें। ये होगा जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सर हमारा ये जो सेशन है ये कब तक चलना है? 10 अगस्त। ये आपका ना 50 लेक्चर्स का है। अच्छा सर 10 अगस्त तक। एक्सक्लूडिंग संडे। तो आप ये देख लें, ये आपका तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगस्त के दूसरे अगस्त सर के मतलब सेकंड हमारा वीक तक सर जाएगा। मतलब हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना ये सारा जो भी है? अभी ये तो आपका हमारी इंशाल्लाह कॉम्पिटेंस अगस्त के सेकंड वीक में आपका सिलेबस हो जाएगा। सर अगर हम सर CPS ज्वाइन करेंगे तो आप यही वाली टीचर्स हमें पढ़ाएंगे?
क्या चीज दोबारा पूछें? सर हम लोगों ने शॉर्ट वाला सेशन ज्वाइन किया, तो अगर हम बाद में सीटीएस अलग से ज्वाइन करते हैं तो आप लोग ही हमें पढ़ाएंगे वर्चुअल में? अगर आप यहीं पर ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं फिर तो मैं ही होऊंगा, मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। और अगर आप जी माशाल्लाह सर, वर्चुअल सेशन ज्वाइन करें तो आप यही वाले टीचर्स होंगे ना? मैं फिलहाल तो यहीं पर ही हूँ, इधर ही होऊंगा। इस सर चीज की लकी है, आपको हम क्या आपकी शक्ल देखेंगे? इस चीज की आपको खुशी, इस चीज की आपको खुशी है या गमी है? सर खुशी है। न्यूट्रल है हम तो। सारे ऑप्शन है ना, ABCD। Sir, I have a question. तो पहले एक दो सवाल करने दें। पर ये होगा जो आपने भी बताया था, जब वॉल्यूम हम वॉल्यूम को v/10 माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 9v/10, तो इसका जो प्रेशर होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा 10/9v, तो फिर से उसी फार्मूले में लगा आ जाएगा। एहसान इसका को स्टेटमेंट बता सकते हो क्वेश्चन की प्लीज? If volume decrease by 10% then pressure increase by कोई प्रोसेस मेंशन्ड है कि एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है, कोई मेंशन्ड है? आइसोथर्मल। ओके थैंक यू। बच्चे इसका हो गया कि सेकंड वॉल्यूम जो हमें V2 फाइंड करना है ना, तो ये होगा ओरिजिनल वॉल्यूम V1 और माइनस V/10। ओरिजिनल में से 10% यानी V/10 जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये V2 बेसिकली हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 9V1/10। 90। ठीक है, और नहीं 90 ये डबल कर दें तो V2 और V1 जो है ये कितना आएगा? 10, 9/10। ठीक है, अब आपसे उसने पूछा है जी प्रेशर में परसेंटेज चेंज कितनी होगी, यही है ना? जी वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर है ना, तो सॉरी ये प्रेशर होगा। V2 मुझे उस तरह का एमसीक्यू मिला है, उसे रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। सॉरी ये प्रेशर होगा। ठीक है, P2 और P1। ठीक है ना, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से सर प्रेशर। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन से आ रही है। सो इसमें सिंपली वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा लें और जो V2 होगा उसको आप 0.9V बना दें, V से कट जाएगा। देखें ना, एक मिनट ठहरे, P2 और P1 9/10 आएगा ना, तो अगर यहीं से हम V2 और V1 करें इंशाल्लाह ये आ जाएगा 10/9, क्योंकि ये चेंज है ना, चेंज और ओरिजिनल करना है। अब हमने प्रेशर देखना है होगा कितना, चेंज इन प्रेशर। सर प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन आएगा ना? प्लस का साइन नहीं आएगा? मैंने व्हाट्सएप में आपको सेंड कर दिया, तो वो चेक कर लें। एहसान इसका आंसर क्या है? अरे एक दफा ये मैं इसे तसल्ली से खुद देखूंगा, आपको मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, वो टाइम लेगी, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा ये परसेंटेज वाला। ठीक है, ये चेंज और ओरिजिनल होना है। पहले चेंज फाइंड हमने किया P2 और P1। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो है वो चेंज और ओरिजिनल है, चेंज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, उससे ये होगा। मैं कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इसका प्रोफेसर में बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सर अगर हमें गैमा की वैल्यू दी हुई हो तो हम परसेंटेज हीट सप्लाइड यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एलएमएस पे क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं है इस बात की भी कि दोबारा पूछें, परसेंटेज क्या है? A gas for which gamma is 4/3 is heated at constant pressure. The percentage of heat supplied used for external work is. परसेंटेज क्या है? परसेंटेज के आगे क्या है?
परसेंटेज ऑफ हीट हीट परसेंटेज ऑफ, हाँ ठीक है, heat supplied used for external work is परसेंटेज हीट। बच्चे परसेंटेज जब भी आपने फाइंड करनी है ना, इसके जो अब है ना जो सॉल्यूशन, उससे आप सारी इसकी हेल्प लेंगे। उसमें सिर्फ एक आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चेंज, अब जो हीट में चेंज आ रही है Q1 माइनस Q2 है, चेंज ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप अप्लाई करके वो सॉल्यूशन से आप इसके एक दफा ना इसको देख लें जी। इसमें तो उन्होंने लेकिन सर गैमा का यूज कैसे करना है, सवाल ये है। हाँ जी, गैमा की वैल्यू दी हुई है ना जस्ट। आपके पास गैमा ये कांस्टेंट प्रेशर पर है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर की जो बात की थी आपने। तो सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी अ गैस फॉर विच गैमा इज 4/3 is heated at constant pressure. The percentage of heat applied used for external work. ये कीट्स की बुक में है ना? नहीं सर, ये एलएमएस पे था। एलएमएस पे, तो एलएमएस में आपने इसका सॉल्यूशन नहीं है वहां पे देखा? एलएमएस पे इसका सॉल्यूशन नहीं है। 1 माइनस गैमा इन्वर्स किया है उसने इसको। लेकिन समझ नहीं आई सर। ये ऐसे होगा क्योंकि जो हमारे पास होता है ना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू गैमा, सॉरी R, तो हम सबको पहले Cp से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो वो हमारे पास जो हमारे पास उधर आंसर आएगा ना, जो R ओवर Cv आएगा वो 1 माइनस 1 ओवर गैमा आ जाएगा, उसे ऑपोजिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सर। इससे डिवीजन उन्होंने एनर्जी मांगी है, Cp या Cv में से कोई चीज नहीं मांगी। हीट सप्लाई की परसेंटेज उधर से हीट ही आ जाएगी ना, जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं R ओवर Cv आ जाएगा, जब टोटल हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं रेशियो, उस रेशियो से आगे हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन एहसान भाई 1 माइनस Cv ओवर Cp कैसे आएगा? Cp माइनस Cv ओवर Cp से Cp माइनस Cv ओवर इज इक्वल टू R होता है। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम Cv या Cp से डिवाइड कर देते हैं तो Cv ओवर Cp माइनस Cp ओवर Cv या C, उसके बाद V ओवर Cv, Cv से कैंसिल हो जाएगा, तो Cp माइनस Cv हमारे पास गैमा होता है, तो गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R ओवर Cv। अच्छा, ये स्टेटमेंट है कि एक गैस, बच्चे बात सुने, एक गैस फॉर व्हिच गैमा इज 4/3 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क इज, ये स्टेटमेंट है। हाँ जी। ये तो बड़ा टेक्निकल सा एमसीक्यू है इसका, ये तो मेरे पास पढ़ा हुआ है, इसका तो सॉल्यूशन है 25% आंसर है ना इसका। हाँ जी, यस सर। सर आखिर में जो उसने बस एक फॉर्मूला बताया वो ये कि 1 माइनस Cv और Cp, गैमा का इनवर्स, 1 माइनस गैमा का इनवर्स। ये असल में आप लोगों के जो मैथमेटिक्स है ना पीएम्स का, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड बन रहा है, इस वजह से मैं इसमें वो असल में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना लॉ U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इससे होना है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये हो जाएगा NCP डेल्टा T, ये होगा NCV डेल्टा T, ठीक है, प्लस ये होगा जी NR डेल्टा T, ठीक है, n सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद डेल्टा टी भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा टी भी, तो Cp Cv इज इक्वल टू R ही रह गया ना, वही रहेगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो यहाँ से गैमा से अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv होता है, तो इस वजह से ये बन जाएगा गैमा इज, एक्सप्लेन कर दे जरा। कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है ना वो इक्वल होती है। ठीक है सर। और वॉल्यूम पे क्योंकि वर्क डन 0 होता है, तो इस वजह से एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ NCV डेल्टा T ही रहता है।
ये एमसीक्यू मेरे पास जो है ना ये है असल में इंजीनियरिंग लेवल का, वो कोई डेरिवेटिव से सॉल्व होता है। मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों को इससे कैसे करवाऊं। आप लोग उस केस में सीपी से देखें तो डिवाइड करते हैं बस। किससे डिवाइड किया है? फिर सीपी से डिवाइड कर देंगे, फिर वो आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एक। सीपी से डिवाइड करना है इसको? सर इसके आगे आगे पूरी डेरिवेशन होगी। अब जैसे ये गैमा इज इक्वल्स टू सीपी ओवर सीवी लिखा हुआ है, तो अब ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू गैमा इनटू सीवी। अब जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के अंदर सीपी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम सीपी की वैल्यू अब लिखेंगे गैमा इनटू सीवी प्लस आर। अब ये हो जाएगा गैमा इनटू सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। अब सीवी कॉमन ले लेंगे, इसके बाद कॉमन लेने के बाद जैसे सीवी इंटू गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बन जाएगा। नहीं सर, सीवी कॉमन लेना है, पहले करें गैमा इंटू सीवी माइनस सीवी। करेक्ट हो गया ना, इधर आएगा। जी सर। अभी इक्वेशन बन जाएगी सीवी इज इक्वल्स टू आर ओवर गैमा माइनस 1। ये फाइनल इक्वेशन है। तो सर हम उसे डिवाइड कर देते तो फिर भी आसानी से आंसर आ जाना था, तो जब कि ये कह रहा था। इसके बाद आगे क्या किया? हमारा हाफ से ज्यादा लेक्चर गुजर गया है। उसके बाद आप लोग बताएं ना मुझे आगे क्या किया है, आप लोगों के आगे सॉल्यूशन कैसे किया उन्होंने? सर इसके बाद 1 माइनस सीवी ओवर सीपी लिखा हुआ है और फिर सीवी और सीवी पी की वैल्यू मतलब पुट की है बस। इस स्टेप के बाद क्या लिखा है? 1 माइनस सीवी ओवर सीपी। हाँ सर ये फाइनल लिखा हुआ है और अब वैल्यू को इन्वर्स करके अब इसकी वैल्यू पुट की है। पता नहीं, मैं इसको उधर से देखकर आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्योंकि डेरिवेटिव ये बेसिकली है डेरिवेटिव के साथ होने वाला, जो वो हीट सप्लाइड फाइंड करनी है ना, वो वर्क डन को पर यूनिट हीट के साथ हमने डेरिवेटिव लेना है, वो मैथमेटिक्स में होता है, उससे तो ये 2 स्टेप में हो जाता है। सर जो आपने अभी किया है ना सर, ये वहाँ पे नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये है इंजीनियरिंग के लिए। सर यहाँ पे तो है W इज इक्वल टू NRT और Q इज इक्वल टू NCP डेल T और फिर W को Q से डिवाइड किया और आंसर सर आ गया। पता नहीं है आप लोगों को वहाँ पर क्या किया, मुझे इसका कोई फिलहाल नहीं पता। बहरहाल इसको देख लेंगे। मुझे सर मैं आपके पास सेंड कर रही हूँ सर, आप चेक कर लें। सर ये LMS पे ही था सर, वहीं सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको देख के ना इसका वॉइस मैसेज कर दूंगा। फिलहाल इतना इसमें ना जाए, इतना रिगोरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। सर कल जो आपने न्यूमेरिकल लिखे थे उनके आंसर बता दें। हाँ जी। अच्छा बेटा, कल जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें एक न्यूमेरिकल ये था कि एक सिस्टम है वो 80 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है और 100 जूल ऑफ वर्क जो एक्सटर्नल वर्क करता है, एक्सटर्नल वर्क। और व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका क्या आंसर निकाला था आप लोगों ने? -20 जूल। -20 जूल आना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एमसीक्यू था a fixed mass of a ideal gas absorbs 1000 joule of heat and expand under constant pressure from a volume to a certain volume। इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या निकाली है? -400 500 जूल। 500 जूल आना है इसका आंसर। 500 जूल। ठीक है, देखिए इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, 2 टाइम इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज वॉल्यूम का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो ये हो जाएगा Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। तो Q माइनस W जो है वो nRT भी होता है, P डेल्टा V भी होता है। अब यहाँ पर जो कि वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है, यहाँ पर आपने P डेल्टा V और सारी डेल्टा U, इससे आपने इसको सॉल्व करना है 500, ठीक है।
जी सर। दो थे। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर स्पीड ऑफ साउंड अगर हम इलास्टिसिटी के लिहाज से देखो तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है, और अगर हम डेंसिटी के लिहाज से देखो तो गैसेज में ज्यादा होता है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ये डिस्कस ना हो, ये क्लियर ना हो, तो हम जनरल से इसका कंसेप्ट कैसे बनता है कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। हम दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? सर स्पीड ऑफ साउंड को अगर हम इलास्टिसिटी के लिहाज से देखें सर तो सॉलिड में ज्यादा होता है, और अगर हम कौन सी चीज सॉलिड में ज्यादा होती है? कौन सी चीज सॉलिड में ज्यादा होती है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इलास्टिसिटी के लिहाज से देखें तो डेंसिटी के लिहाज से तो फिर गैसेज में ज्यादा होता है। डेंसिटी के लिहाज से तो फिर गैसेज में ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड। डेंसिटी जो है ना इस केस में, डेंसिटी जो है इस केस में मैंने आपको बताया था, डेंसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है इनर्शिया को। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली एक सॉलिड है ना, ये अपने मेन पोजीशन से पार्टिकल मूव करके एक्सट्रीम पर गया। ठीक है, ये एक्सट्रीम से दोबारा मूव करके वापस आएगा। ठीक है, ये मूव करके जो दोबारा आएगा ना, इसने अपने मेन के अगेंस्ट दो मोशन कर दी। ठीक है, जब ये मेन पर वापस आएगा ना, तो ये अपने इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं। इसका मतलब है इनर्शिया क्या होता है? स्टेट को रेजिस्ट करता है इनर्शिया, यानी अगर वो बॉडी मूव कर रही है उसको रोकने की कोशिश करता है, और अगर वो रुकी हुई है तो उसको मूव करवाने की कोशिश करता है, यानी उस पर कोई फोर्स लग रही है उसको रेजिस्ट करेगा। इससे लगता है जब बॉडी मीन पे पहुंचेगी ना, तो इनर्शिया रुकावट बनेगा कि ये बॉडी मीन पे रुके, क्योंकि पहले भी मीन पर रुकी हुई थी, लेकिन वो बॉडी जो है आगे मूव कर जाएगी। ठीक है ना, तो डेंसिटी इस केस में इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डेंसिटी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट डेंसिटी की फॉर्म में। सर हम कहते हैं कि एडियाबैटिक की जो मतलब स्लोप होती है वो स्टीप होती है, और आइसोथर्मल की मतलब कर्व होती है लेकिन स्टीप नहीं होगी। सर इसमें फिर क्या फर्क होगा, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में स्टीप और स्टीप का मतलब उसमें कर्व कम है। एक लाइन आपको इस तरह है, ठीक है, एक लाइन इस तरह। इसमें स्टीपनेस कम है, इसमें इसकी लेंथ ज्यादा है, इसमें कर्व कम है। जिसमें कर्व कम है उसमें स्टीपनेस थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन और कंप्रेस में आपको ये पता चलेगा, अगर एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, एक्सपेंशन में वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस का ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको पीवी ग्राफ से बनाता हूं, ठीक है, ये आइसोथर्म है और ये एडियाबैटिक है। ठीक है, तो आप ये देखें कि आइसोथर्म का जो कर्व है वो ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपेंशन के केस में वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होगा एडियाबैटिक के केस पर। अगर ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन में ये उलट हो जाएगा। वर्क डन का आपको बेसिकली सर आइसोकोरिक प्रोसेस का सर ग्राफ ये भी तो समझाओ कह एक सकते बार मतलब अगर स्टीफनेस ज्यादा है तो वो फास्ट प्रोसेस है ना एडियाबेटिक वाले सर। स्टीफनेस ज्यादा है क्या? सर मैं कह रही हूँ जो स्लोप की स्टीफनेस है ना जी सर। जी बोले बोले, स्लोप की जो स्टीपनेस है, इससे आगे क्या कहा आपने? बच्चा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। स्लोप की जो स्टीपनेस है, इससे आगे आपने क्या कहा है, या कुछ कहा भी है? सर अभी आप सुन रहे? हाँ बोले। सर मैं ये कह रही थी कि मतलब स्टीफनेस ज्यादा होगी तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ना वो फास्ट प्रोसेस है इसलिए। हाँ जी सही है, वो फास्ट प्रोसेस भी है, और दूसरा उसका जो फॉर्मूला है वो पीवी गैमा है, वी के ऊपर वी की पावर है, तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टीफनेस उसमें प्रोड्यूस होती है। जी सर। ठीक है, मेनली वो पावर के लिहाज से जब आप इसका बनाते हैं ना ग्राफ, तो ग्राफ पीवी का बन रहा है, पीवी गैमा का नहीं बन रहा। तो पीवी का जब ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ की वजह उसमें जो पावर है वॉल्यूम की, उसकी वजह से कुछ स्टीफनेस इसमें ज्यादा आएगी। स्टीफनेस का मतलब कर्व कम होगा, कर्व कम होगा, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमें इससे पता चलेगा कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसमें वर्क डन जो है ज्यादा होगा। एक्सपेंशन में आप लोग देखें आइसोथर्मल जो है उसमें वर्क डन ज्यादा होगा एडियाबैटिक के निस्बत, और कंप्रेशन में चीज ऑपोजिट हो जाएगी।
सर वो वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था, आपने इसका रिप्लाई नहीं किया कि पीवी इंडिकेटर और वॉल्यूम का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसे हम एडियाबैटिक कहेंगे या आइसोथर्मल कहेंगे? ग्राफ कौन सा भेजा था मुझे? सर जिसमें पीवी इंडिकेटर कब जो भेजा वाई था? सर मैंने भेजा था पीवी जो सर इधर बना लें आप, पीवी जो है वो वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे, और जो पीवी की जो लाइन है वो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एडियाबैटिक हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया इसमें। तो वो वो तो आइसोथर्मल आइसोथर्मल होता है, केस में एडियाबैटिक नहीं है। ये पीवी की लाइन इस तरह है, जी। ये ग्राफ है। हाँ जी यही है। अच्छा अब इसमें क्या पूछना है? अब ये आइसोथर्मल का क्या एडियाबैटिक का है? क्योंकि एलएमएस पे इसका एडियाबैटिक लगा हुआ था, ये इससे मैं पहले बता दूं। ये जो एक्सप्लेनेशन उसमें क्या लिखा हुआ है? सर एक्सप्लेनेशन में हमारी कुछ नहीं। केमिस्ट्री में सर इसको आइसोथर्मल लिखा हुआ है। क्या? सॉरी सर बॉयज लॉ में हमने केमिस्ट्री में इसको आइसोथर्मल पढ़ा है। नहीं वो तो बनता आइसोथर्मल है, पीवी कांस्टेंट है, ठीक है ना? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, पीवी तो कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट आइसोथर्मल में होता है। अगर वो एडियाबैटिक लिखा है या कोई मिस्टेक है, या उसकी जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में कोई बात उन्होंने लिखी है। तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, इसके टेस्ट में था एमसीक्यू। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कल डिस्कस ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये एमसीक्यू। हेलो, चलें कल एमसीक्यू है तो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं उसकी स्टेटमेंट में हो सकता है कोई चेंज हो तो उससे मैं देख लूंगा इसको। सर आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ समझा? किसका ग्राफ? आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ मैं समझा देता हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है? सर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है वॉल्यूम चेंज ना हो। यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है? लाइन आप इस तरह लगा दो, इस तरह लगा दो, इस तरह लगा दो, इस तरह लगा दो, हर चीज में आप देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है? हम इस कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम ये करते हैं, कोई एक वॉल्यूम की वैल्यू चूज करो 3, ठीक है? इसके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा दो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस या वाई एक्सिस। इसका मतलब है हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम हर पॉइंट पे 3 है। 3 का मतलब है हर पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर ऐसा प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है, और उसका ग्राफ ये वाला होता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, इन सब की एप्लीकेशंस आपने बतानी थी, इन सब प्रोसेस की एप्लीकेशन। इस तरह आप उससे पूछें कौन सी एप्लीकेशन है, क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, वो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो बेसिकली जितने भी स्लो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, वाटर की वजह से बॉइलिंग मेल्टिंग है, इस तरह के जो प्रोसेस है वो सारे जो स्लो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है आइसोथर्मल कहलाते हैं। जो रैपिड प्रोसेस है, तेजी से होते हैं, वो होते हैं एडियाबैटिक। उसके अलावा आप लोगों के ज़हन में एग्जांपल है तो मुझसे पूछें। सर ड्यूरिंग आइसोथर्मल जो हमारे पास जो भी होता है आइसोथर्मल, उसमें हमारे पास वर्क डन तो जीरो नहीं होता ना इसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में? हाँ जी, उसमें वर्क डन तो जीरो नहीं होता ना? नहीं वर्क डन जीरो नहीं होता। वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होता है, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये भी एलएमएस पे क्वेश्चन था और उन्होंने ना इसका आर लिखा हुआ था, वर्क डन भी जीरो हो रहा है और एनर्जी भी जीरो हो रही है, हीट भी जीरो हो रही है, हालांकि वर्क डन तो जीरो होते ही नहीं आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में कहाँ लिखा है? एलएमएस पे लिखा था वर्क डन जीरो है। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन था टेस्ट में। टेस्ट तो आप लोगों ने कर लिया अभी? यस सर। चलो टेस्ट कल डिस्कस करेंगे तो उसमें बातें आ जाएंगी, वो देखेंगे ना स्टेटमेंट में क्या लिखा है। सर 3-4 एमसीक्यूज रॉन्ग थे इसी तरह। सर कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट ऑफ पंचर्ड फुटपाथ, सर ये क्या होगा? कंप्रेस्ड एयर सर compressed air coming out of punctured football becomes cooler because of adiabatic process, adiabatic expansion।
सर ये एलएमएस पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन को करेक्ट किया हुआ है। गलत लगा हुआ है सर। आप इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ना मुझे सेंड कर दिया करें, मैं या सर तो आपको डिस्कस कर किए लूंगा थे या सारे फिर सेंड। वो फिर हो गए हैं सारे, आगे मैंने सेंड कर दिए थे जी। मुझे जो कल भी वो सेंड किए हैं वो मैंने आगे सेंड कर दिए हैं, उनमें जो करेक्शन है वो होती जाएंगे साथ साथ। सर पहले इतनी मुश्किल से कॉन्सेप्ट बनते हैं और फिर ये गलत होते हैं एमसीक्यूज, तो हमें लगता है फिर कॉन्सेप्ट चेंज। मैंने आपको वॉइस सेंड की थी, वो आपने आपके कोऑर्डिनेटर तक पहुंचा दी थी? बिल्कुल पहुंचा दी। आपका मैसेज था ना? जी सर। वो मैंने एज इट इज उन्हें आपका वो वॉइस मैसेज एज इट इज उन्हें मैंने सेंड कर दिया था। तो वो कहते थे कि मैं खुद देखता हूं जाके और ये जो चेंजेस है मैं करवाता हूं। कल भी वो एक एमसीक्यू था एलएमएस पे, वो आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व उसे कीजिएगा। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है कि क्या था सर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था सर, टेम्परेचर की कूलनेस और हॉटनेस के बारे में था। नहीं वो नहीं, कोई एक एमसीक्यू हो तो आप लोग डिस्कस कर लें भाई। सर आपका नंबर क्या है? मैंने बच्चा नंबर आपको पहले से लिखा था। एक मिनट ठहरा, मुझे वो ढूंढना है। मुझे ये नहीं पता कि वो एमसीक्यू मुझे भेजा किसने था। मैंने कोऑर्डिनेटर को भेजा था वो एमसीक्यू। हां ये एमसीक्यू था। ये जरा एक एमसीक्यू देखिएगा बच्चे, ये एमसीक्यू देखिएगा। इन ए thermodynamic process pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that gas molecule give out 20 joule of heat. gas molecule gives out का मतलब है रिलीज, बाहर निकालना। तो जो हीट है वो हो जाएगी -20 जूल, ठीक है, गिव्स आउट। ये एलएमएस पे इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें करेक्शन मैं आपको करवा देता हूं। एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो वर्क डन जो है 10 जूल है तो माइनस आ जाएगा। इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इनिशियल यानी U1 जो है वो 40 जूल होगी, 40, ठीक है, और फाइनल हमने फाइंड करनी है, उसको 2 कह लें, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा आंसर ठीक था। इस वजह मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सॉल्व करके बताया था, आंसर ठीक था। सर मैंने ही भेजा। किसने भेजा था? सर मैंने भेजा था। अच्छा जी, तो आपका आंसर तो ठीक था, मेरा भी आंसर ठीक था। इसका मतलब है आप लोगों को फिजिक्स आती है, मुझे भी आती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो इसमें ये माइनस माइनस के जो साइन है ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि क्यों आए। गिव्स आउट का मतलब रिलीज है, और वर्क डन ऑन द गैस सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये W के साथ माइनस साइन आया है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो था डेल्टा U है, उसको हम लिखेंगे U2 माइनस U1, ठीक है, प्लस W होता है ना, यहाँ पर आएगा माइनस W, क्योंकि वर्क डन जो है वो ऑन द गैस है। -20 ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। अच्छा ये ना की जगह ये माइनस और ये माइनस प्लस इधर हो जाएंगे, ये प्लस ही है, ये माइनस साइन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू U2 माइनस U1 कितना है वो 40 है, तो ये आ जाएगा -10, ये इधर आएगी तो +40 इज इक्वल टू U2। तो इंटरनल एनर्जी फाइनल जो है 30 जूल आ जाएगी, ठीक है। तो एलएमएस को जरा इसकी वो गलत किया हुआ था, वो शायद कभी-कभी इस तरह हो जाता है कि ना कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो कोई और क्वेश्चन का आंसर कॉपी हो जाता है, कॉपी पेस्ट वो कर देते हैं, तो इस वजह से ना वो वैल्यू तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो समझ जाएंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है। नहीं मैंने नहीं खाना। ठीक है सर जो आपने कल एमसीक्यू कराया था उसका 500 जूल नहीं समझ आ रहा किस तरह से है। देखिए एक मिनट है ना, मुझे लाइट बंद हो गई है, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ जी आप बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर जो कल एमसीक्यूज कराया था आपने 500 जूल वाला, वो बता दें जरा। 500 जूल वाला कौन सा? लास्ट पे जो आपने दिया था ना करने के लिए जी, वो बता दें उसमें किस तरह से 500 जूल आ रहा है।
बच्चे इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव होगी, वर्क डन जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हो रही थी तो पॉजिटिव होगी, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज है तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा U जो है वो आ जाएगा Q माइनस W। अब W के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक होता है nRT, ठीक है, और एक होता है P डेल्टा V। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम गिवन था तो आपने W की जगह P डेल्टा V लिख देना, तो Q माइनस P डेल्टा V से आपने इसको सॉल्व करना है, Q माइनस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको ये साइन जो है ना ये अच्छी तरह समझ होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव साइन कब आना है, नेगेटिव साइन कब आना है। ये 2 3 4 एमसीक्यू जो अभी करवाया, 2 कल करवाए हैं, ठीक है, ये सब इसलिए बताया कि आपको साइन की पहचान हो, आपको पता हो साइन का। सर अगर हमें एक क्लोज पाथ दिया हो, जो पीवी वाला है वो चीज इंक्लूडेड नहीं है क्या? क्या चीज इंक्लूड नहीं, दोबारा बोलना है सर वो जो ये इसके शुरू में आती हैं डेरिवेशंस वगैरह काइनेटिक एनर्जी की 3/2 kT और PV इज इक्वल्स टू n kT वगैरह। नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पीएमसी का आप सिलेबस देखें, उसमें उन्होंने प्रेशर को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसमें उन्होंने थर्मल एनर्जीज है, उसके अलावा ये सारा कुछ उन्होंने जो बताया था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। सर अभी आपके पास एक एमसीक्यू सेंड किया है सर, वो चेक करके बता दो सर। हाँ जी सर अगर हमें ना एक क्लोज पाथ दिया हो और हमसे पूछा हो कि इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आप अप्लाई करो, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूं होगा ना, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, क्योंकि उस क्लोज पाथ के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो सर इसका भी एलएमएस पे उन्होंने डेल्टा मतलब ये दोनों ही ऑप्शन मौजूद थे, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 वाला भी और डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W वाला भी, लेकिन उन्होंने जो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 वाले को चूज किया था, इसको नहीं किया। तो इसकी रीजन क्या है, इसको क्यों नहीं चूज किया? पता नहीं मुझे क्या उसकी स्टेटमेंट क्या थी। इसका क्या क्वेश्चन ना, ये एलएमएस आप लोगों का, एक मिनट ठहरिएगा, मैंने आपको सेंड किया था, मैं दोबारा कर देता हूं। Call me any pet name. Boy should strictly remember that he don't call me pumpkin, honey, sugar, any other sweet name, because I am not a dessert. The boy should understand that I know that calling me any pet name means forgetting me and giving me a different personality. इस तरह की जो भी बात होगी उसे रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज डिफाइंड इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ। ठीक तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये 0 लॉ कौन से हमने तो नहीं पढ़ा। जीरोथ लॉ नहीं है आपके, जीरोथ लॉ आपके एफएससी के कोर्स में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ये कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, जीरोथ लॉ सिर्फ ये कहता है कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अगर ये ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक हम सी बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, सी बॉडी को अगर हम जिसके साथ भी अटैच करेंगे, सी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में चले जाएगी। इसका मतलब है दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उनके पास जो सी बॉडी लाएंगे ना, वो भी उनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, ठीक है। ये जीरोथ लॉ होता है और बेसिकली ये बताता है कि टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो की तरफ एनर्जी जाएगी, तो ये अगेन बेसिकली इसलिए हाथ से कहते हैं कि जीरोथ लॉ है। सर व्हाट्सएप पे मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया, वो देख लें प्लीज। मुझे बात समझ आई जिन्होंने पूछा था? यस सर, क्लियर हो गया। Delta Q is the heat energy supplied to the system, positive. Delta U is the internal energy of the system. dW is the work done by the system, positive. Then which of the following relation is correct? यार धुंधली बड़ी तस्वीर है, किस तरफ है? एक ठीक ही तरफ जा रहा है, ठीक से आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, साइक्लिक प्रोसेस है जी। सर कल भी डिस्कशन करेंगे।
साइक्लिक प्रोसेस में मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ये ठीक तो है बी ऑप्शन। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो चार्ली भी तो हो सकता है ना, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हम पढ़ते हैं, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो चार्ली नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनता। तो ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है, रिलेशन। इसके उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी है? नहीं दी सर। डेल्टा क्यू असल में ना पता है क्या, मैंने डेल्टा क्यू से चार्ली क्यों नहीं बन रहा जी, मुझे क्या पता क्यों नहीं बन रहा। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में असल में जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, इक्वेशंस हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए वैलिड होती हैं, यानी क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वल होगा। यानी अगर आपको चारों में से कोई प्रोसेस दिया हो ना, चार प्रोसेस जो हैं जिसमें वो है आइसोथर्मल एडियाबैटिक वगैरह, उस वक्त आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये थर्मोडायनामिक्स लॉज की ये अप्लाई होती है। अदरवाइज ये एक सिंपल केस है, क्लोज पाथ में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट और चेंज जीरो है, वो इस वजह से बीटा ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। सर वैसे चार्ली भी तो हो सकता है ना, अगर नहीं वो होगा अगर कोई इन चारों में से कोई आपको प्रोसेस डिफाइन किया गया हो, ठीक है ना। इसमें कोई प्रोसेस तो नहीं डिफाइन किया, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है या दूसरा चौथा है, ठीक है। वो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस का है, साइक्लिक प्रोसेस या क्लोज पाथ में हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। सही। अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की इक्वेशन बनाएं तब ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि अगर कोई प्रोसेस मेंशन हो ना, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन चार्ली ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीज है मेरे ख्याल में, तो यही है। सर आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्यों सबसे ज्यादा होता है सर? आइसोबैरिक प्रोसेस में जरूरी तो नहीं आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा हो, ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सा एक्सपेंशन है कंप्रेशन है। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा होता है वर्क डन, और अगर इन दोनों को देखा जाए तो जो कंप्रेशन है उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है, क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ जा रही होती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है। ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वर्क डन डिफरेंट होते हैं। आप दोनों के एक्सपेंशन और कंप्रेशन के ग्राफ देखें और उनके नीचे वाले एरिया अंडर कर्व देखें, तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, और एक्सपेंशन में जो है वो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा एडियाबैटिक से, और जो कंप्रेशन है उसमें एडियाबैटिक का वर्क डन ज्यादा होगा। तो जो सर आइसोबैरिक होते हैं, क्या चीज? आइसोबैरिक, हाँ जी, उसमें सबसे ज्यादा नहीं होगा, उसमें प्रेशर है ही कांस्टेंट। नहीं बात वो एडिया ओवरऑल इसका आइसोबैरिक का होगा, उन्होंने बात की थी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, मैं उनका कंपैरिजन किया। ठीक है, सही, ठीक है सर। वैसे तो आइसोबैरिक का होगा ना, अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि आइसोबैरिक में तो स्ट्रेट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे सारे का सारा एरिया अंडर कर्व है, उसमें तो कर्व ही नहीं है। सर कंप्रेशन और एक्सपेंशन का सर आप ग्राफ बना दें सर, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के सर अलग से बना दें सर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और सर एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये कंपैरिजन में बना दें। सर अगर उन लोगों ने क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कंप्रेशन या एक्सपेंशन का, तो फिर हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक को या फिर आइसोबैरिक को? हमारा पूछें, एक मिनट ठहरिएगा जरा। मेंशन के बगैर नहीं पूछेगा, मेंशन करेगा वो। आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं कह रही हूँ कि अगर उन लोगों ने ना क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, तो फिर हम किसको करेंगे, एडियाबैटिक को या आइसोबैरिक को? मतलब किसका एरिया अंडर मतलब वर्क डन ज्यादा होता है? आइसोबैरिक में ओवरऑल जो है वो वर्क डन ज्यादा होता है,
लेकिन कंप्रेशन और एक्सपेंशन जी, में सर। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के दरमियान फर्क पड़ता है, और वो इस तरह आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे, वो लाजमी मेंशन करेंगे, विदाउट मेंशनिंग आप इसको बता नहीं सकेंगे। ओके सर। सर एक्सपेंशन में किसी ओवर भी हम किससे फॉर्मूला की पता डेरिवेशंस इंक्लूडेड नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, डेरिवेशन किस चीज की? सर कोई भी फॉर्मूला हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा आई लव यू कहने का कोई मकसद नहीं था, तुम थैंक्स ही बोल सकते थे अगर मैंने तुम्हारे साथ ड्यूट किया था, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके मुझे आई लव यू बोल दो। हाँ, किसने बोला आपको आई लव यू? कुछ लोगों को ना आदत होती है अपने घर की बातों को ना घर में रख नहीं सकते थे, बाहर वालों को सुनाते हैं। बेशरम लोग हैं यार, कैसे होते हैं। एंट्री टेस्ट एमडी कैट वालों को अपना नहीं पता, उन्हें पता होता वो बेचारों ने इस ड्रामा में क्या पढ़ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी जो फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं तो उसकी किसी भी किस्म की डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में। नहीं बच्चे, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो टीएमसी का जो टेस्ट है वो है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है? और एमसीक्यू में डेरिवेशन तो दी नहीं जा सकती, सिर्फ ये है कि आपने उसको जो फार्मूला है वो याद रखना है, या फार्मूला को याद रखें, या फार्मूला में तो बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? सर साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं? नाम याद रख लें। सर किस किसके? जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो नेम आ रहे हैं, जैसे सेकंड लिस्ट में आने हैं, केल्विन का आना है, या वो साइंटिस्ट के नेम याद रख लें आप लोग। फॉर एग्जांपल इसको बच्चे, आप लोगों को ग्रुप हो ना, मेरे पास ये इस तरह के ग्राफ जो है ना वो पड़े होते हैं, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, या वो उनकी शेप्स होती हैं, कुछ बुक्स में ना ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं वो आप लोगों को शेयर कर दिया करूँ। सर ग्रुप बना हुआ है हमारी क्लास का, उसमें सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, मतलब रिपीटर और फ्रेशर। यस सर। सर अब्दुल्ला ने बनाया हुआ है जी सर लेकिन गर्ल्स का बॉयज का अलग है। ठीक है ना, सही, अच्छी बात है। वो अगर बॉयज में तो ये एहसान मैं आपको यार अगर सेंड कर दिया करूं, बॉयज में आप सर क्या हमें भी सेंड कर देगा ना गर्ल्स वाले ग्रुप में? सर या फिर आप सर अब्दुल्ला से कह दें कि आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप वहीं पे ही शेयर कर दिया करें। लिंक्स है ग्रुप की, वो सबको वो मैंने अब्दुल्ला साहब को ऐसा नहीं कहा, हमें इस तरह लाओ नहीं। सर हम कह देते हैं। Sir, I have a question. ताकि कल ना बात हो आप लोग से, मैं शरीफ हूं, मैं टीचर ज्यादा शरीफ सा था, बच्चों ने क्या नाम जो लिखवा दिया। Sir, can I ask you a question? जी Sir, which book should I study from, the Punjab book or the federal book? which is available easily? अव्वल तो ये दोनों ही पढ़ें। It's better to read both books, but ऑनलाइन तो दोनों बुक्स अवेलेबल हैं। सर फेडरल की तो मिल ही नहीं रही है, पता किया। I have access to both of them, but like which one is more important? Because the other two teachers told us that Punjab book is more important. I think Punjab textbook is more important than federal book, because NMD CAT का जो टेस्ट है वो असल में ना बात ये है कि दोनों बुक्स में अप्रोक्सीमेटली हर चीज सेम है, ठीक है? जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सब सेम है, हर टॉपिक जो है वो सेम है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो
एक्स्ट्रा से मुराद अगर आप एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो फेडरल में लिखी हो पंजाब में ना लिखी हो, या पंजाब में लिखी हो फेडरल में ना लिखी हो। कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज या कोई कॉन्सेप्चुअल जो डिफरेंसेस हो सकते हैं वो अगर आपको यहाँ पर ये सब चीजें क्लियर है तो वो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस सारे आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं। इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कोई भी बुक स्टडी कर लें तो वो आपके लिए इनफ है, कोई भी आप बुक स्टडी करें तो इजीली अवेलेबल हो। Alright, thank you so much. सर मतलब अगर पीटीबी सही से कर रहे हो, साथ लेक्चर से प्रॉपर ले लें, डेली तो प्रैक्टिस कर लें, तो उसके अलावा फिर फेडरल को नहीं करने की जरूरत नहीं। आपको ना मेरी बात है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं। सबसे पहले ये कि जो लेक्चर्स हैं इनकी आपको समझ कितने परसेंट आ रही है। परसेंटेज से मुराद है अगर मैक्सिमम चीजें क्लियर हो रही हैं, यानी कि यहाँ समझ कर और उसके बाद जब आप खुद से दोबारा पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, फिर ये है कि आप अपना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पर लगाएं, किड्स की बुक सॉल्व करें, पास पेपर सॉल्व करें और ये जो टेस्ट हो रहे हैं इनको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आती है तो आपको साथ कंफ्यूजन आ रही तो फिर आप साथ को लेक्चर सुने जो एलएमएस पे हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ डिस्कशन होती है, डिस्कशन से कवर होते हैं, ठीक है, अदरवाइज एलएमएस पे आप वो लेक्चर सारे सुने, ठीक है। वो लेक्चर सुने, ये लेक्चर सुने, वो लेक्चर सुने, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे जाए। सर इतना टाइम होता है कि पहले ये लेक्चर सुनो फिर वो फिर टेस्ट तैयार करो फिर आज वाला याद करो फिर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको कितनी समझ आ रही है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपसे पूछने का मतलब आपकी बात कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप समझ जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि 100% मैं कहूँ ना कि कोई बताए कि मुझे 100% समझ आ रही है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल। हर स्टूडेंट का अपना एक स्टेमिना है, हर स्टूडेंट ने अपने एक कह लेंगे स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना चीजों को एब्जॉर्ब करना होता है। किसी को हो सकता है 50% आती हो, किसी को 90% आती हो समझ। अगर आपको मैक्सिमम समझ आ रही है ना, आपको ये है कि मुझे ये लेक्चर सुन के उसके बाद दोबारा आप जाके खुद पढ़ें तो आपको चीजें क्लियर हो, या कोई पॉइंट का मसला है तो आप मेरे साथ उसे डिस्कस कर लें, यहाँ से कवर होता है बस फिर ठीक है। फिर आप आगे चलें, जो आपके वो हैं किड्स की बुक्स हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, किड्स की बुक से करें, पास पेपर से करें। जो फेडरल या पंजाब की जो भी बुक आपके पास है उसके जो साइड बार्स हैं, साइड बार में कोई ग्राफ है, कोई पॉइंट टू पॉइंटर है, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है ना उनको सॉल्व करें, आपका ज़हन खुलेगा। आप क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ एंट्री टेस्ट में और एफएसए में यही डिफरेंस है कि एंट्री टेस्ट में हमने उस जो टॉपिक जो है ना उसकी बेस को लेकर उसके बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, और जितना वो गहराई से डीपर हो सकते हैं हो सकेंगे, ठीक है ना। और एक हमने चैप्टर, एक हमने लेक्चर में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और वो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ की परसेंटेज कितनी है, अगर यहाँ मैक्सिमम है फिर आप साथ चलें। दूसरा सर अब जैसे बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता कि ये चीज सिलेबस में है या नहीं है, इवन तो मतलब हमारे पास सिलेबस तो गिवन है, तो जो आप नहीं पढ़ा रहे तो वो बुक से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना फिर, जो टॉपिक्स आप ये बताएं। नहीं, अब जैसे केमिस्ट्री की बुक है, अब जैसे ए लेवल वालों के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम एफएससी की बुक पढ़ते हैं, तो अब उन्हें तो नहीं पता ना कि ये चीज नहीं पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो जैसे अब केमिस्ट्री की बुक में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जो सिलेबस में नहीं है, तो इसी तरह मैं पूछ रही हूँ ना कि जो चीज नहीं आप नहीं पढ़ाते तो वो पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना फिर बुक से। जो सिलेबस में नहीं है, जो ए लेवल्स में नहीं है, यहाँ आप लोग पढ़ते हैं उसे एज ए एंट्री टेस्ट, उसकी बात आप कर रही हैं? जी सर, और उसके अलावा भी उसमें, हाँ ठीक है, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, मेरा ख्याल वो ए लेवल में इतनी डिटेल के साथ आई थिंक नहीं है, ऐसे ही है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है डिटेल में, हमने भी पढ़ा हुआ है। उसके जो हाइट टाइम और रेंज वो सारा एंटिटीज आपने पढ़ा हुआ है इस तरह? जी सर। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ए लेवल में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ, तो एफएससी में ज्यादा है। तो उसका ना जो आपने जो क्वेश्चन किया उसका ये तरीका है कि फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है जो आपने ए लेवल्स में नहीं पढ़ा लेकिन वो एफएससी में है, तो उसके क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस होनी है ना वो उसकी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, वो चीज़ें डिस्कस होनी, तो आप वो चीज़ें सारी समझें। अब उसके जो बेसिक है ना उसके 2 तरीके हैं, या तो आप एलएमएस पे लेक्चर सुन रहे हैं, उसका वो लेक्चर जरा होते हैं टाइम ज़्यादा होता है, वो लेक्चर जरा डिटेल्स उन्होंने ना वहाँ पर
दिए हुए हैं आपको। एक तो ये है कि आप वो सुन लें, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप टेक्स्ट बुक जो है ना पंजाब की, उसको खुद पढ़ लें। अगर आप खुद समझ सकते हैं खुद पढ़ लें, उसके एक दफ़ा सुन लें, ठीक है। नहीं तो LMS पे आप FSC का लेक्चर उसका एक दफ़ा सुन लें। तो FSC का लेक्चर 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि उसके बेसिक क्या है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे एक्सपेंशन और कंप्रेशन ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के। सर ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, बस फिर छुट्टी करते हैं। छुट्टी करते हैं। एक्सप्लेन इसमें क्या करना है? आइसो एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। आइसोथर्मल और ये जो ड्रॉ करेंगे ना, इसमें ड्रॉ होंगी, ठीक है। आइसोथर्मल का कर्व ये वाला एडियाबैटिक का ये। अब इनके नीचे वाला जितना एरिया अंडर कर्व है ना, वो हमें वर्क डन की इंफॉर्मेशन देगा। इसके लिए एरिया यहाँ से यहाँ तक है और आइसोथर्मल के लिए यहाँ से यहाँ तक। तो आइसोथर्मल के लिए एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ये ज्यादा होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन ज्यादा इसलिए हो रहा होता है कि उसमें वो हीट जो है वो एंटर हो रही होती है, ठीक है। हीट एंटर हो रही होती है तो उस वजह से वर्क डन जो है ना वो इंक्रीज हो रहा होता है, ज्यादा होता है। और ये एडिया कंप्रेशन है। असल में ना ये कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन FSC वाले और जो फेडरल वाले हैं, अगर A लेवल्स वालों ने पढ़ा है, फिर जो कॉर्नेट इंजन है उसका जो साइकिल बनाया हुआ उन्होंने, वो जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, उससे देख ले आप, उससे समझ आ जाएगी कि किसका एरिया कर्व ज्यादा, अंडर कर्व ज्यादा है, किसका एरिया अंडर कर्व कम है। आपको वही से समझ आ सिलेबस में इंक्लूड नहीं है ना कैरनॉट साइकिल? नहीं, बिल्कुल सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। मैं फिर सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये है कि उसके ग्राफ और ये जो एरिया अंडर कर्व समझने के लिए आप उसे गौर से देखें ना, आपको पता चलेगा किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है और कैसे है। वहां से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सर एक Sir, the difference between molar specific heat at constant pressure and volume is general gas constant या Boltzmann constant? जनरल गैस कांस्टेंट Cp - Cv है ना। यस सर लेकिन सर जो मतलब हमारे पास यूनिट है वो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी तो इक्वल आता है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल पर केल्विन और इसका होता है पर मोल पर केल्विन के साथ जूल पर मोल पर केल्विन आता है। वो हीट कैपेसिटी का होता है। सर ठीक है, समझ आ गया। ये यूनिट स्मॉल एंगल के लिए एंगुलर ये जो सर R स्मॉल है एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, लार्ज एंगल्स के लिए वो होता है स्केलर क्यू सर। जो वेक्टर क्वांटिटी मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, उनकी जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दो चीजें चाहिए होती हैं। और उसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा वेक्टर के लॉज जो है उनको लाजमी ओबे करेंगी। वेक्टर के लॉज, एडिशन लॉ है, सब्ट्रैक्शन लॉ है, इनको लाजमी ओबे करेंगे, ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो 10 डिग्री से जैसे ग्रेटर होगा ना, वो उसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो बेसिकली वेक्टर एडिशन के जो लॉ है उनको बे नहीं करेगा, हेड टू टेल रूल वो फेल कर देगा। इस वजह से ये कहते हैं कि वो ना लार्जर एंगल पे जाके वो एज ए स्केलर ट्रीट होता है। बात समझ आई आपको? जी सर। जैसे करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद करंट स्केलर क्यों है? उसकी रीजन ये है कि करंट जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। ये दो वायर्स है ना, फॉर एग्जांपल ये दो वायर्स है, ठीक है, दोनों में करंट पास कर रहा है। आप एक दूसरे के करीब ले जाएं या दूर ले जाएं तो करंट ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यानी इनके दरमियान एंगल से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सर जो हमारे पास करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो जब होता है, जब करंट पास करता है, तो अगर हम तो हमारी बॉडी में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम एक हाथ में करंट पकड़ लें, दूसरे हाथ में बल्ब और करंट ऑन कर दें, तो वो हमारे बल्ब लाइट हो जाएगा।
बल्ब लाइट नहीं हो गया, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। इतना साइंसदान ना बनो अभी। सर हमारी पोटेंशियल बॉडी एनर्जी कंडक्टर है, हम कंडक्टर हैं, करंट हमारे से पहले पास होगा। करंट कहेगा बल्ब को बाद में देखेंगे, पहले सांद में तो पास होना है, सांद को तो मजा चखाएं। हमारी बॉडी, आप ये कह सकते हैं कि हम अगर अपनी बॉडी का जो करंट है वो अगर अप्लाई करें तो क्या बल्ब बुझेगा, जलेगा कि नहीं। एक तरफ वो पकड़ लिया, दूसरे तरफ बल्ब पकड़ा, तो वो जो वायर है वो आपको तो अल्लाह पाक के पास सर पोटेंशियल एनर्जी में जब नेगेटिव साइन होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा होता है ना, रिलेटिव अगर देखा जाए। हाँ जी, इंक्रीज को डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू जीरो अगर देखा जाए उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा होता है। हाँ जी, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक सर। चलें बच्चों, ठीक है, कल इंशाल्लाह यूनिट 5 की हम डिस्कशन करेंगे। एहसान बात समझ आ गई आपको? और माइंड तो नहीं किया? जैसे पता है, वो मैंने खुद मजाक किया था वैसे। अच्छा ठीक है। और ये मजाक सिर्फ बातों तक करना, जाके तो बाहर ना पढ़ लें। नहीं सर। ठीक है, ओके, कल इंशाल्लाह यूनिट 5 की हम डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।